नमस्कार। हम लोग बात करते हैं हिंदी कहानी उद्भव, विकास, परिभाषा और स्वरूप पर। कहानी हिंदी में लेखन की एक विद्या है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विद्या का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ और कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं इनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करते थे भी कहानी के रूप है। गुनाढ़ी की बृहत कथा को, जिनमें उदयन, वासवदत्ता, समुद्री व्यापारियों, राजकुमार तथा राजकुमारियों के पराक्रम की घटना प्रधान कथाओं का बाहुल्य है, प्राचीनतम रचना कहा जा सकता है। बृहत कथा का प्रभाव दंडी के 10 कुमार चरित, बाणभट्ट की कादंबरी, सुबंधु की वासवदत्ता, धनपाल की तिलक मंजरी, सोमदेव के यश तिलक तथा मालती माधव अभिज्ञान शाकुंतलम, मालव विकास ग्रिमनिम, ये सभी संस्कृत के नाम हैं। जैसे साहित्यिक एवं कलात्मक कहानियों का युग आया। इन कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ ही नीति का उपदेश भी, कलात्मक कहानियों नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। प्रायः कहानियों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई गई है। परिभाषा, कहानी की परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। एक बैठक में पढ़ा जा सके से तात्पर्य है कि हम किताब लेकर बैठे और एक कहानी एक ही बैठक में एक ही बार बैठने के बाद उसे पूरा पढ़ लिए। ऐसा ना हो कि कहानी इतनी लंबी हो या इतना नीरस हो कि उसे कई बार बैठकर, फिर उठकर, फिर बैठकर पढ़ने की आवश्यकता हो। मतलब इतनी सरसता उसमें हो कि एक साथ बैठे और पूरी कहानी समाप्त करके ही उठे। मतलब कहानी छोटी भी हो, रोचक भी हो, सरस भी हो। इन गुणों का होना आवश्यक है कहानी में। जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ ना हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। हिंदी कहानी को सर्वश्रेष्ठ रूप देने वाले प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार से की है। कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। हिंदी के लेखकों में प्रेमचंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 3 लेखों में कहानी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका
कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जो संरचना है छोटी है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधा का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी की और भी परिभाषाएं उद्धृत की जा सकती हैं, पर किसी भी साहित्यिक विधा को वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती। इसलिए उसकी जो भी परिभाषा दी जाएगी वह अधूरी होगी। कहानी के तत्व, जैसा कि हम लोगों को पता है, कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं जो कहानी की संरचना में, कहानी की रचना में एक ढांचे के रूप में काम आते हैं, उसे गढ़ने में। रोचकता, प्रभाव तथा वक्ता एवं श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबद्धता बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, कथावस्तु। दूसरा, पात्र अथवा चरित्र चित्रण। तीसरा, कथोपकथन। चौथा, संवाद। कथोपकथन को ही हम लोग संवाद कहते हैं। तीसरा, कथोपकथन या संवाद। चौथा, देश काल या वातावरण। और पांचवा, भाषा शैली। और छठा, उद्देश्य। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथावस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं। आरंभ जहाँ से कहानी शुरू होती है। आरोह, जहाँ पर कहानी रफ्तार पकड़ता है। चरम, जहाँ पर लास्ट ऊंचाई तक जाता है। और फिर स्थिर स्थिति एवं अवरोह। चरम स्थिति के बाद अवरोह, जहाँ से कहानी समाप्ति की तरफ बढ़ती है। तो ये 4 चरण हुए, 4 अंग हुए। एक तो आरंभ, फिर आरोह, चढ़ना, चरम स्थिति और फिर ढलान, खत्म के समाप्ति की तरफ। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद्व एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल अथवा वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। कहानी में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। अब बात करते हैं हिंदी कहानी का इतिहास क्या रहा है। 1990 से नहीं, 1910 से 1960 के बीच हिंदी कहानी का विकास जितनी गति के साथ हुआ, उतनी गति किसी अन्य साहित्यिक विधा के विकास में नहीं देखी जाती। सन 1900 से 1915 तक हिंदी कहानी के विकास का पहला दौर था। मन की चंचलता, माधव प्रसाद मिश्र, 1907 में प्रकाशित है यह कहानी। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी का 1902 में प्रकाशित है।
पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी का 1903 में प्रकाशित 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का 1903 में प्रकाशित दुलाई वाली बंग महिला का 1907 में प्रकाशित विद्या बहार विद्यानाथ शर्मा का 1909 में प्रकाशित राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा का 1909 में प्रकाशित ग्राम जयशंकर प्रसाद का 1911 में प्रकाशित सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1911 में प्रकाशित रसिया बालम जयशंकर प्रसाद का 1912 में प्रकाशित परदेसी विश्वंबर नाथ जिज्जा का 1912 में प्रकाशित कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का 1913 में प्रकाशित रक्षाबंधन विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक का 1913 में प्रकाशित उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1915 में प्रकाशित आदि के प्रकाशन से सिद्ध होता है कि इस प्रारंभिक काल में हिंदी कहानियों के विकास के सभी चिन्ह मिल जाते हैं। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कथा साहित्य आदर्शोन्मुख अथार्थवाद की ओर मुड़ा और प्रसाद के आगमन से रोमांटिक अथार्थवाद की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था में यह अपनी पूरी रंगीनी में मिलता है। सन 1922 में उग्र का हिंदी कथा साहित्य में प्रवेश हुआ। उग्र, जिनका पूरा नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र है, तो उनका 1922 में हिंदी कथा साहित्य में प्रवेश हुआ। उग्र ना तो प्रसाद की तरह रोमांटिक थे और ना ही प्रेमचंद की भांति आदर्शोन्मुख अथार्थवादी। वे केवल अथार्थवादी थे। प्रकृति से ही उन्होंने समाज के नंगे अथार्थ को सशक्त भाषा शैली में उजागर किया। 1927-28 में जैनेन्द्र ने कहानी लिखना आरंभ किया। उनके आगमन के साथ ही हिंदी कहानी का नया उत्थान शुरू हुआ। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। इस समय के लेखकों की रचनाओं में प्रगतिशीलता के तत्व का जो समावेश हुआ उसे युग धर्म समझना चाहिए। यशपाल राष्ट्रीय संग्राम के एक सक्रिय क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, यतः वह प्रभाव उनकी कहानियों में भी आया। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, अज्ञेय प्रयोग धर्मा कलाकार थे। उनके आगमन के साथ कहानी नई दिशा की ओर मुड़ी। जिस आधुनिकता बोध की आज बहुत चर्चा की जाती है उसके प्रथम पुरस्कर्ता अज्ञेय ही ठहरते हैं। अश्क प्रेमचंद के परंपरा के कहानीकार हैं और अश्क के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, लीला चंद्र जोशी, अमृतलाल नागर आदि उपन्यासकारों ने भी कहानियों के क्षेत्र में काम किया है, किंतु इनका वास्तविक क्षेत्र उपन्यास है, कहानी नहीं। इसके बाद सन 1950 के आसपास से हिंदी कहानियाँ नए दौर से गुजरने लगी। आधुनिकता बोध की कहानियाँ या नई कहानी नाम दिया गया। अब हिंदी कहानी की थोड़ी समालोचना पर को देख ले। कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय विधा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। प्रायः सभी पत्र पत्रिकाओं में पाठकीय मांग के फलस्वरूप कहानियों का छापा जाना अनिवार्य हो गया है। इस देश की प्रत्येक भाषा में केवल कहानियों की पत्रिकाएं भी संख्या में कम नहीं है। रहस्य, रोमांस और साहस की कहानियों के अतिरिक्त उनमें जीवन को गंभीर रूप में लेने वाली कहानियाँ भी छपती हैं। साहित्यिक दृष्टि से इन्हीं का महत्व है। ये कहानियाँ चारित्रिक विशेषताओं, मूड, वातावरण, जटिल स्थिति आदि के साथ सामाजिक आर्थिक जीवन से भी संबद्ध होती हैं। सामान्यतः कहानी मीमांसा के लिए 6 तत्वों का उल्लेख किया जाता है, जो पहले भी
बताया जा चुका है। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। किंतु इन प्रतिमानों का प्रयोग नाटक और उपन्यासों के लिए भी होता है। ऐसी स्थिति में भ्रांति की सृष्टि हो सकती है, लेकिन इसका परिहार यह कहकर कर लिया जाता है कि कहानी की कथावस्तु इकहरी होती है। चरित्र के लिए किसी पहलू का चित्रण होता है। कथोपकथन अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म तथा मर्मस्पर्शी होता है। कहानी में एक देश और एक काल की ज़रूरत होती है। सन 60 के बाद की कहानियों का तेवर बदला हुआ है। इन कहानियों को साठोत्तरी कहानी कहा जाता है। इस दौर में कई कहानी आंदोलन चले, जिनमें अकहानी, सहज कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी और सक्रिय कहानी आंदोलन प्रमुख थे। बाद में जनवादी कहानी आंदोलन में इनका समाहार हो जाता है। 90 के दशक की कहानी और 21वीं सदी के पहले दशक की कहानी का अभी तक समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें वैश्वीकरण, सूचना तंत्र और बाजारवाद की अनुगुंज साफ सुनी जा सकती है। 90 का दशक दलित विमर्श और स्त्री विमर्श के उभार का दशक भी था। इस दशक में स्त्री सशक्तिकरण, उसके अधिकारों की लड़ाई और अभिव्यक्ति की छटपटाहट की अनुगुंज स्त्री रचनाकारों की कहानियों में बखूबी सुनाई देती है। इसी तरह दलित रचनाकारों ने भी अपनी स्वानुभूतियों के रंग में से हिंदी कहानी को नया रंग और मोड़ दिया। आज के दौर में तकनीकी विकास को रेखांकित करती हुई और उससे उत्पन्न खतरों को व्याख्यायित करने वाली कहानियाँ भी खूब लिखी जा रही हैं।